अब मेरा एक लेमैन की तरह सवाल है कि वो क्या काम करती हैं, क्या उनका इम्पैक्ट पड़ता है और वो सरवाइव कैसे करती हैं। आजकल ज़्यादातर एजेंसीज जो है वो खुद इम्प्लीमेंट कर रही हैं प्रोजेक्ट्स को और वो उन तमाम योजनाओं को लोगों तक पहुंचा रही है। आज़ादी के इतने साल हो गए, तो अगर सारी योजनाओं का क्रियान्वयन हो गया होता, हर एक लाभार्थी तक अगर हम पहुंच गए होते, तो बहुत कुछ बदल जाए। वो कड़ी एनजीओ है जो समुदाय और सरकार के बीच को एक जोड़ने का काम करती है। पिछले सालों में कुछ ऐसी एनजीओज भी हुई हैं जिन्होंने कुछ घपले किए हैं, लोगों का ब्लैक एंड व्हाइट करने का काम भी किया है। आपको क्या लगता है इंडिया में सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिसके ऊपर काम करना चाहिए, होना चाहिए? इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है एडोलेसेंट हेल्थ पर काम करना, मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर काम करना। जो पुरुष हैं वो इसको नहीं समझेंगे क्योंकि उन्हें अपने लिए तो पैसा खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सैनिटरी नैपकिन के लिए पैसा खर्च करने में उन्हें तकलीफ होती है। सबसे बड़ा खतरा जो पॉर्न का है, कम्युनिटी में लोग क्या देख रहे हैं, बच्चे क्या देख रहे हैं, कहीं बच्चे की तस्वीरों का गलत इस्तेमाल। हेमंत सर, थैंक यू वेरी मच शो पे आने के लिए। आपने अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाला और मेरे कुछ सीधे कट टू कट बेसिकली सवाल रहेंगे। बड़ा इनफॉर्मल सा हमारा ये शो रहता है जी। कि आपको जो 30-35 साल का इतना एक्सपीरियंस है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसीज में कम्युनिकेशन मैनेजर की तरह काम कर रहे हैं आप, ग्रास रूट लेवल से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक आपने बहुत सारे डेवलपमेंट के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए काम किया है, तो उसका एक ब्रीफ एक्सपीरियंस, एक ये होता है कि एक लर्निंग आपको क्या मिली, पहले तो यहीं से शुरू करेंगे। धन्यवाद अमित जी। सबसे पहले तो इस शो में आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, संवाद जो है वो जब तक एक लेवल पर नहीं चले, या यूँ कहें कि अपना कहा अगर आप ही समझे तो क्या समझे, मज़ा तो तब है जब कहें आप और ज़माना उसे समझे। तो ये जो बात है कि आपका कम्युनिकेशन ऐसा हो कि वो उस व्यक्तित्व को समझा पाए जिसे आप समझाना चाहते हैं, इसके लिए आपको उस व्यक्ति के उस स्तर पर आना पड़ता है, उसका बैकग्राउंड आपको देखना पड़ता है। वरना आप अगर ये किताब पढ़ के जो लोग फील्ड में जाते हैं और वो फील्ड में वो किताबों की थ्योरी अगर अप्लाई करने लगें, तो उस समुदाय से वो कभी रिश्ता नहीं बना पाएंगे। तो ये जो संवाद की शुरुआत होती है, किसी भी एनजीओ में अगर आप काम करते हैं और सीधा कम्युनिटी में ही जाना पड़ता है, और कम्युनिटी ही आपका एक बेस रहता है, जिसे हम ग्रास रूट कहते हैं ना, वो दरअसल समुदाय है हमारा। कि उस ज़मीनी स्तर से जुड़ाव आपका नहीं होगा, तब तक आप एक रिश्ता नहीं बना सकते। और किसी भी रिश्ते में एक संवाद बहुत पहली स्टेज है, चाहे घर में ले लीजिए, चाहे समुदाय में ले लीजिए। लेकिन समुदाय में जब बातचीत होती है तो एक तो आप अनजान व्यक्ति होते हैं, तो कैसे आप वहाँ पर जाएंगे, कैसे आप अपनी समझ बनाएंगे। तो पहले एक अपनेपन की भावना आनी चाहिए, उन लोगों को ये महसूस होना चाहिए कि ये कोई व्यक्ति हमारा अपना है। सही है, बिल्कुल सही। तो आप जाते हैं, आप बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। आप जाते ही अगर शुरू हो जाते हैं कि मैं फलाने एनजीओ से हूँ, मैं ये करने आया हूँ, हेल्थ पे हमारा ये प्रोजेक्ट है, अच्छा बताओ तुम्हारी क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है, आपको कोई भाव नहीं देगा, वहाँ कोई नहीं सुनेगा। जब आप एक रिश्ता बना लेते हैं, उनके पास जाइए, बैठिए, लोगों से मिलिए, कुछ दिन बात मत करिए नहीं कि आप कहाँ के हैं, क्या काम करने आए हैं। ठीक है, कोई पूछता है तो उसे जवाब देंगे, लेकिन आप एक अपनेपन की भावना, एक रिश्ता डेवलप करिए। और जैसे ही लोगों को ये समझ में आएगा कि ये कोई व्यक्ति हमारे हित में हमारी ही बात कर रहा है, तो लोग अपने आप से आपके प्रति एक जुड़ाव होगा। और ये जो कनेक्ट है, ये कनेक्ट जब तक नहीं होगा तब तक आप किसी भी काम की शुरुआत नहीं कर सकते। हेमंत सर, इतनी सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंडिया में और बहुत सारी कंट्रीज़ में काम करती हैं, उसके अलावा गवर्नमेंट की भी एजेंसीज़ हैं जो डेवलपमेंट के लिए काम करती हैं। मेरे हिसाब से हज़ारों या लाखों एनजीओज होंगी इंडिया में जो ग्रास रूट लेवल पे अलग अलग शहरों में बनी हुई है और अपना अपना काम कर रही हैं। अब मेरा एक लेमैन की तरह सवाल है कि वो क्या काम करती हैं, और काम करती हैं तो क्या उनका इम्पैक्ट पड़ता है और वो सरवाइव कैसे करती हैं? बिल्कुल, देखिए कि ये जो एक नेटवर्क है, राष्ट्रीय स्तर से राज्य स्तर से ज़िला और गांव के स्तर पर, तो ये जो गांव के स्तर पर काम करने वाले एनजीओज़ हैं, आजकल ज़्यादातर एजेंसीज जो हैं वो खुद इम्प्लीमेंट कर रही हैं प्रोजेक्ट्स को, और वो उन तमाम योजनाओं को लोगों तक पहुंचा रही है। तो इम्पैक्ट इन सब का आ रहा है। सरकारी जो योजनाएं हैं, आप देखिए कि आज़ादी के इतने साल हो गए, तो अगर सारी योजनाओं का क्रियान्वयन हो गया होता और हर एक बेनिफिशियरी तक
हर एक लाभार्थी तक अगर हम पहुंच गए होते तो बहुत कुछ बदल जाता। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कहीं पर ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं, कहीं पर इतना हार्ड टू रीच एरियाज़ हैं कि वहाँ तक पहुँच पाना मुश्किल है। सरकार जिस तरह से अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार करती है वो हर एक व्यक्ति तक नहीं पहुँच पाता। तो सरकार और इन इंटरनेशनल एनजीओज़ के बीच में जो कड़ी है वो कड़ी एनजीओ है जो समुदाय और इन लोगों के सरकार के बीच को एक जोड़ने का काम करती है। सरकार की योजनाओं को ठीक तरीके से घर घर जाकर पहुंचाने का काम करना। अभी तो बहुत सिस्टम्स में भी चेंज आया है, सरकार ने अपने स्तर पर भी बहुत बदलाव किए हैं, लेकिन एनजीओ के जो मॉडल्स हैं, सरकार बहुत सारी चीज़ों पर एनजीओज़ के मॉडल्स जो सक्सेसफुल मॉडल्स हैं उनको रिप्लिकेट करके अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करती है। तो ये एनजीओ आपको एक रोल मॉडल की तरह से गांव में एक काम करके देगा, उस मॉडल की सक्सेस को निकाल के वो सामने रखेगा, चाहे नवजात शिशुओं से संबंधित समस्या हो या कुपोषण से संबंधित समस्या हो। हर एक व्यक्ति कुपोषित जो है वो अस्पताल में जाके बच्चा अगर 10 दिन 15 दिन नहीं रह सकता तो क्या समुदाय के स्तर पर ही हम उसकी देखभाल कर सकते हैं? ये सिस्टम एनजीओ डेवलप करके उसकी सक्सेस रेट निकाल के देता है कि हाँ, हम समुदाय के स्तर पर ही साधारण जो कुपोषण की समस्या है उसका समाधान समुदाय के स्तर पर हो सकता है। आप जो ये बता रहे हो ये एक एंगल है। हाँ, इसका एक जो दूसरा डिफरेंट एंगल है मैं उसके बारे में भी जानना चाहता हूँ थोड़ा सा। आपने सर्वाइवल की जो बात आपने करी थी ना, हाँ। सर्वाइवल में देखिए कि एनजीओ कहा जाता है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और करते भी ऐसा ही है। वो लोग क्या करते हैं कि अपनी तमाम जो एक्सपेंडिचर है वो प्रोजेक्ट में चार्ज करते हैं, चाहे उनकी बिल्डिंग का किराया हो, चाहे उनका कम्युनिकेशन का खर्चा हो, चाहे उनके ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हो या एम्प्लॉयज़ की सैलरी हो, वो सारी की सारी प्रोजेक्ट्स में बुक होके चलती है। तो बेसिकली आप कर क्या रहे हैं? आप एक सिस्टम को रन करने के लिए ही तो काम करते हैं, और जब सिस्टम आराम से रन कर रहा है तो फिर आपको ऐसी कोई बेईमानी की या घपलेबाजी की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन हाँ, पिछले सालों में कुछ ऐसी एनजीओज़ भी हुई हैं जिन्होंने कुछ घपले किए हैं या जो लोगों का ब्लैक एंड वाइट करने का काम भी किया है। तो इसी वजह से सरकार ने अभी बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं। एनजीओज़ की फॉरेन फंडिंग पर भी बहुत बैन लगाया गया है, और जो नेशनल लेवल पे या ग्रास रूट लेवल पे जो एनजीओज़ काम कर रहे हैं उनकी भी अकाउंटेबिलिटी उसके ऊपर भी पूरा जिम्मेदार बनाया गया है, और उसके ऊपर भी सरकार ने अंकुश लगाया है, सो दैट जो पैसा जिस काम के लिए आया है उसी काम के लिए वो पैसा खर्च हो। एक अलग अलग जो सेक्टर्स हैं, आपने बच्चों पे भी काम किया है, एग्रीकल्चर पे भी, या ऐसे कितने सेक्टर्स हैं जो अलग अलग डिफरेंट एनजीओज करती हैं? एक लेमैन के हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ। एक लेमैन के हिसाब से आप देखिए कि समाज या जीवन से जुड़ा हुआ हर एक पहलू उसके ऊपर एनजीओ काम करता है। कोई इफ वी नेम 10 सच पॉइंट्स। सर देख लीजिए कि हेल्थ सबसे पहली चीज़ है, चाहे उस हेल्थ की कैटेगरीज पकड़ लीजिए, जितनी किस्म की हेल्थ है, हमारी नियोनेटल हेल्थ है, प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए काम करते हैं, है ना, फिर एडोलेसेंट हेल्थ आ गया, फिर उसके बाद में हेल्थ के जो कॉमन इश्यूज हैं उनको लेके काम हो गया। जैसे मेजर अगर अपन माने, जैसे हेल्थ एक मेन पॉइंट हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, चाइल्ड सेफ्टी का एक बहुत बड़ा इशू है, उसके बाद में एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा सेक्टर है, और आजकल क्लाइमेट चेंज है ना। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो क्लाइमेट चेंज में आपका तमाम वेस्ट मैनेजमेंट से लेके और ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर काम करना हो गया। एग्रीकल्चर के ऊपर ढेर सारा काम होता है। हमारी जो इंडिजिनस सीड्स को कलेक्ट करने की जो परंपराएं थी वो ख़त्म हो गई, आजकल हम हाइब्रिड के सीड्स इस्तेमाल कर रहे हैं। आदिवासियों ने अपना जो खान पान उगाने का तरीका था वो सब बदल दिया। तो वो इंडिजिनस पैटर्न्स जो है, हमारे जो परंपरागत जो खेती करने के तरीके हैं, आजकल देखिए ना ऑर्गेनिक का कितना चलन हुआ। तो ये जो पेस्टिसाइड्स की वजह से जो हेल्थ को नुकसान हो रहा है, तो एनजीओ सेक्टर में भी काम कर रहे हैं कि हम कैसे काम कर सकते हैं। कैटल्स के साथ बहुत काम हो रहा है। ये जो पावर्टी है, अगर घर में एक दुधारू पशु है और वो स्वस्थ है तो घर में इनकम का कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, तो आजकल बहुत सारे एनजीओज इस कैटल फील्ड के ऊपर भी बहुत काम कर रहे हैं कि कैसे कैटल फीड बहुत अच्छा हो, कैटल्स की ब्रीड बहुत अच्छी हो और उससे घर में रोजगार पैदा हो। तो ये इन चीज़ों पर तो आप देखिए ना कि जो कोई भी चीज़ जीवन से जुड़ी है, एनजीओ उस सेक्टर में काम कर रहा है। अगर इसको अपन एज ए होल मान लो, कोई इसको एज ए करियर ऑप्ट करना चाहे तो किस वे से उसको जाना पड़ेगा? क्या पढ़ाई उसको करनी पड़ेगी? एक तो बहुत सीधा सा है कि मास्टर ऑफ सोशल वर्क MSW का डिग्री जो है, सोशियोलॉजी पढ़े हुए लोग बाग हैं, वो एंथ्रोपोलॉजी पढ़े हुए लोग हैं, वो MSW किए हुए लोग हैं, वो
बेसिकली इसके अंदर आ सकते हैं, लेकिन अब उसके बाद में स्पेशलाइजेशन है। जैसे कम्युनिकेशन के फील्ड में अगर आपको आना है तो आपको उसमें कम्युनिकेशन में आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। हेल्थ अगर आप देख रहे हैं तो हेल्थ का स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, है ना। तो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं आजकल बहुत सारे ऐसे स्पेशलाइज्ड कोर्सेज भी चलाने लगी हैं, जैसे चाइल्ड सेफ्टी के ऊपर हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन के ऊपर कोर्सेज हैं। तो ये तमाम कोर्सेज करके भी आप इसमें आ सकते हैं। और एनजीओ चूँकि हर जगह पर काम करता है, इसलिए अपार संभावनाएं हैं एनजीओ के साथ काम करने में। और फंडिंग जो है वो दिनों दिन, चूँकि सीएसआर का फंड जो है कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में, हर कॉरपोरेट एक निश्चित अमाउंट जो है वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए आजकल खर्च करता है। अपने प्रॉफिट का एक निश्चित परसेंटेज, आई थिंक वो 2% है 2% है वो। तो वो 2% ऑफ नेट प्रॉफिट वो उसे समाज के लाभ के लिए खर्च करना है। तो देखिए, इट ह्यूज अमाउंट इज अवेलेबल, और उसी को लेकर एनजीओ अब तरह तरह का काम कर रहा है। बहुत सारे कॉरपोरेट ने अपने फाउंडेशंस भी बनाए हैं, लेकिन उसके बावजूद इतने अपार संभावनाएं हैं कि हर एक एनजीओ को, बहुत सारे लोग जिस एरिया में उनकी फैक्ट्री होती है उसी एरिया में वो लोग काम करना चाहते हैं। बहुत सारे कॉरपोरेट जिन जगहों से निकल कर वो आज बहुत बड़ी जगहों पर चले गए हैं। जैसे अगर मैं राजस्थान की बात करूँ तो हमारे शेखावाटी से बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं देश भर में हैं, तो वो उस रीजन में काम करना चाहते हैं, अपनी जड़ों को नहीं भूलते कि हमारी जगहों पर काम हो। ऐसे ही तमाम जगहों पर हर एक व्यक्ति काम करना चाहता है। सब ने अपना अपना एक सेक्टर, एरिया ऑफ इंटरेस्ट निकाला हुआ है और उसी को लेकर वो काम कर रहे हैं। शेखावाटी में तो पहले जैसे राजाओं का और सेठों का ये होता ही था कि किसी तरह से रीपे करें, वही मॉडल आ गए, एनजीओ हो गया। वो आजकल एनजीओ के थ्रू चल रहा है, क्योंकि रीपे करने के लिए पहले क्या करता था, प्याऊ बनवा दिया, धर्मशाला बनवा दी, सराय बनवा दी, कुछ और चीज़ों का इंतज़ाम कर दिया, पानी की बावड़ियाँ बनवा दी। अब ये ज़रूरतें बदल गई हैं समय के साथ में, तो कैसे हम समाज के विकास के लिए काम कर सकते हैं। बहुत सारे एनजीओज जो हैं, बहुत सारे ये जो कॉरपोरेट हैं, ये डिफरेंट छात्रवृत्तियां भी देते हैं, स्कॉलरशिप भी देते हैं, सो दैट बच्चे अपना भविष्य आगे बना सकें, वे आगे पढ़ सकें। बहुत सारे कॉरपोरेट्स ने लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए एक विशेष बीड़ा उठाया है कि वे लड़कियों के सपनों को पूरा करेंगे, तो उन्हें विशेष प्रोत्साहन देते हैं और यहाँ तक कि विदेश पढ़ने के लिए भी स्कॉलरशिप्स जो हैं वो मिलती हैं। इसके अलावा बहुत सारे फाउंडेशन ऐसे हैं जो अलग अलग स्किल के लोगों को प्रमोट करने के लिए, उन्हें हायर एजुकेशन के लिए भी वो फंड्स प्रोवाइड करते हैं। अब मेरे लास्ट 2 सवाल हैं। एक तो कोई ऐसा चैलेंजिंग काम जिसमें आपको सबसे ज़्यादा टफेस्ट लगा हो, चाहे वो टेरेन वाइज हो, चाहे जो आपको लगा हो कि वो मेमोरेबल वर्क था और उसमें से बड़ी मुश्किल से आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाए। बिल्कुल, देखिए हमने एक प्रोजेक्ट किया था बाल विवाह की रोकथाम के लिए, और उस इलाके में थे जिस इलाके में सबसे ज़्यादा बाल विवाह हो रहे थे, और समाज को ये समझाना कि बाल विवाह के नुकसान क्या हैं, ये बड़ा पेचीदा काम था, क्योंकि उनके लिए इकोनॉमिक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट था। उन्हें लगता था कि घर में अगर बड़े की शादी हो रही है तो 2 छोटे उसके साथ निपटा दो, क्योंकि वही रिश्तेदार आने हैं, वही खर्चा होना, तो बार बार खर्चा करने के बजाय लगे हाथ, बड़े की शादी हो रही है, लगे हाथ छोटों की 2 की कर दी। बड़े वो, और आटे साटे की प्रथा भी बहुत होती है, जिसमें आटा साटा आप समझते हैं क्या डिटेल है, थोड़ा मुझे बताइए। आटा साटा की प्रथा ऐसी होती है कि साहब इधर के भाई बहन की शादी उधर के भाई बहनों से हो जाती है, कि इधर का लड़का उधर की लड़की से शादी कर लेगा और उधर का लड़का इधर की लड़की से शादी कर लेगा। तो एक ही मंडप में ये 2 शादियां एक साथ हो जाती है, और उससे परिवार में रिश्ते भी बड़े स्ट्रांग होते हैं। ये गांव में इस तरह का मानना, लेकिन इस केस में उम्र का बड़ा चक्कर पड़ता है कि उम्र क्या है क्या नहीं है, छोटी है बड़ी है, और छोटे छोटे बच्चों की शादियां हो जाती है। और उसका कुचक्र जब चलता है, जब आप अर्ली प्रेगनेंसी में आते हैं, बच्चे वीक पैदा होते हैं, माँ एनेमिक होती है, लड़का अभी तक पूरा मैच्योर पढ़ा लिखा नहीं था, अपने पाँव पर नहीं खड़ा था, अब उसके साथ तमाम समस्याएं, परिवार की जिम्मेदारियां, ये सब चक्कर में जब वो फंसने लगता है, तो एक इकोनॉमिक जो पावर्टी है वो इस तरह की उसमें चक्र में फंस जाता है कि वो उससे निकल नहीं पाता, और ये उसकी पूरी जनरेशन को इम्पैक्ट करती है। तो आप निकले कैसे उस प्रोजेक्ट से? हमारे लिए ये बड़ा मुश्किल था, तो हमने इसके लिए टारगेट किया, पहले फैमिली के बड़े बुजुर्गों से हमने बातचीत करी कि ये, क्योंकि बड़े बुजुर्गों की सहमति के बिना कुछ नहीं होता परिवारों में, तो हमने उन लोगों से बातचीत करी और हमने कहा कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपका परिवार स्वस्थ रहे, आपका परिवार आगे बढ़े, और ख़ास करके आपकी बेटियों को आगे बढ़ाना ज़रूरी है।
साइमल्टेनियसली हमने स्कूलों में काम करना शुरू किया, उन बच्चों को एजुकेशन की इम्पोर्टेंस और एजुकेशन की इम्पोर्टेंस के साथ साथ करियर की अपॉर्चुनिटीज़ उसके ऊपर उनको फोकस किया। और उसके बाद एक स्पेशल कैंपेन जो गांव में चला वो उस तरह का था जिसमें हमने एक दादाजी के साथ में उसकी पढ़ने जाने वाली पोती का पोस्टर बनाया और लिखा कि हाँ मैं एक जिम्मेदार दादा हूँ, क्या आप हैं? मैं अपनी पोती को पढ़ने भेजता हूँ, क्या आपने भेजा? मैं अपनी बेटी को पढ़ने भेजता हूँ, क्या आपने भेजा? इस तरह के होर्डिंग्स जब उस इलाके में लगे, वहीं के लोग हैं, है ना। वो जो हम में है हीरो का जो कॉन्सेप्ट है कि हमने अगर बाहर का किसी व्यक्ति का पोस्टर वहाँ लगाया हुआ होता तो उन्हें ये लगता कि कहीं और होता, हमारे यहाँ नहीं होता। लेकिन गांव की ही रोल मॉडल एक लड़की को चुना गया जो 12वीं पास करके कॉलेज जा रही है, उसी के दादाजी के साथ उसका फोटो लगाया गया और उसका होर्डिंग लगाया गया। तो पूरे गाँव में 2 दिन में हल्ला मच गया कि अरे देखो साहब उसका पोस्टर लगा। क्यों लगा है? क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ने के लिए भेजा है, कॉलेज में भेजा है। अब वो आगे पढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, तो आपकी बेटी क्यों नहीं कर सकती? आप क्यों नहीं बढ़ा सकते? तो ये जो एक हिडन कंपटीशन था कि नहीं हमको करना चाहिए, उन्होंने किया तो हम भी कर सकते हैं, तो समाज में किसी को न किसी को तो रोल मॉडल बन के आना पड़ता है। तो ये थ्योरी पर जब हमने काम करना शुरू किया तो चेंज आया। चेंज लंबा टाइम लगता है, चेंज को आने में, एक्सेप्ट होने में टाइम लगता है, लेकिन ये एक शुरुआत थी। और धीरे धीरे वहाँ काम करने के दौरान हमने 3000 लड़कियों का एक नेटवर्क तैयार किया। उनको हमने फाइनेंशियल लिटरेसी में तैयार किया कि क्या इकोनॉमिक एम्पावरमेंट क्या होता है, स्किल डेवलपमेंट उनका किया, उन्हें मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर ट्रेंड किया, उनको हेल्थ पर ट्रेंड किया। और उसमें से बहुत सारी लड़कियों ने इंटरनेशनल लेवल पर अपने अनुभवों को शेयर किया। और जब उनको इंटरनेशनल लेवल पर अवार्ड मिले, नीदरलैंड से एक अवार्ड दिया जाता है चिल्ड्रंस पीस प्राइज, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज। जब टोंक जैसे साधारण गांव की बच्चियां जब उस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट हुई तो दुनिया भर में उन बच्चियों को पहचान मिली। तब उनके माता पिता को लगा कि यार वाकई ये तो बहुत अच्छा काम हो रहा है और इन बच्चों को जरा सा अवसर मिलने की देर है, इन्हें वो मौका मिलेगा। तो ये वो मुश्किल चीज़ें थी जिसका हल हमने कम्युनिटी के साथ मिलकर निकाला। हम हल लेकर नहीं गए, हमने, हमारे पास कुछ आइडियाज़ थे, बट हमने कम्युनिटी में बैठकर उन बुज़ुर्गों के साथ मीटिंग्स करके उनकी सामाजिक परंपराओं को ध्यान में रखते हुए उनसे ही हमने जब ये डिसीजन करवाए तो जाके हमें सफलता मिली। तो ये चैलेंजेस हैं और उस चैलेंज का हल जो है आपको समुदाय के साथ मिलकर ही निकालना चाहिए। अब एक आखिरी सवाल मेरा कि इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे आपने हेल्थ बोला, एजुकेशन बोला, एग्रीकल्चर, क्लाइमेट चेंज, उसमें सबसे ज़्यादा आपको क्या लगता है इंडिया में सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिसके ऊपर काम करना चाहिए, होना चाहिए? देखिए, प्रॉब्लम्स एरिया वाइज डिफर करती हैं, है ना। कोई एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम नहीं है कि जिसे हम लेके कहें कि इंडिया में आज सबसे ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन अगर हम कॉमन प्रॉब्लम को अगर लेते हैं तो आज क्लाइमेट चेंज जो है वो सबसे बड़ा इशू है। और उस क्लाइमेट चेंज से जितनी बातें मैंने अब तक करी है वो उस ब्रॉडर अम्ब्रेला के नीचे आ जाती हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज आपकी हेल्थ को सीधे से इम्पैक्ट कर रहा है। अभी जो गर्मी आपने देखी कि 50 से 52 डिग्री टेम्परेचर हो गया, सब हर आदमी हाल बेहाल था, जानवर बेहाल, आदमी बेहाल, पानी का अता पता नहीं, पेड़ जल रहे हैं, फसलें जल गई, सारा चीज़ इम्पैक्ट आ गया ना उसके ऊपर। अब जब फसलें जल रही है, इकोनॉमी बिगड़ रही है, तो एजुकेशन ऑटोमेटिकली बिगड़ गई। आप क्या कहाँ से पैसा लाएंगे कि आप हायर एजुकेशन में जा सकें या लोगों की मदद कर सकें? तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर हमने, सबसे बड़ी चुनौती है आज क्लाइमेट चेंज पर, अगर हमने अगर फोकस नहीं किया और इसके अगर रेमेडियल एक्शन पर हमने काम नहीं किया तो ये जो जंगल साफ़ होते जा रहे हैं, ये जो कंक्रीट का जंगल खड़ा होता जा रहा है, ये जो हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर काम नहीं कर रहे हैं, जिसे देखो वो ज़मीन से पानी निकाले जा रहा है लेकिन ज़मीन में पानी डालने का काम कहीं से नहीं। कितने दिन सर्वाइव कर लेंगे हम? कितने दिन? शहरों में पानी की राशनिंग शुरू हो गई, अभी बेंगलोर का हाल देखिए आप, है ना। तो छुपा हुआ नहीं है किसी से, लेकिन इंडिविजुअल लेवल से लेके गवर्नमेंट लेवल तक सबको एकजुट होकर काम करने की ज़रूरत है। अगर ये ज़रूरत पर हमने ध्यान दे लिया तो हम आने वाले टाइम में इस पृथ्वी को बचा पाएंगे, इस समाज को बचा पाएंगे। और ये जो खुशियाँ हमारे चारों तरफ है, ये जो थोड़े से पेड़ देख के हम खुश हो जाते हैं, बारिश की चंद बूंदें गिरती है, हमारा मन खुश हो जाता है, इन खुशियों को अगर हम सहेजना और बचाए रखना चाहते हैं तो हमारा पहला काम है कि हम क्लाइमेट चेंज पर काम करें। दूसरा, इस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है एडोलेसेंट हेल्थ पर काम करना, मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर काम करना।
क्योंकि जो महिलाओं की स्थिति है, जिस तरह से अर्बन स्लम्स से लेके रूरल एरियाज़ में आज भी मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेके बहुत टैबूज़ हैं, बहुत स्थितियां हम खुलकर बात नहीं करते हैं इसके ऊपर, है ना। तो इस मेंस्ट्रुअल हाइजीन के इशू पर जितनी बात होगी, जितना सरकार ने शुरू किया, देखिए अभी कुछ सालों में ही फ्री सैनिटरी नैपकिन्स का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुआ है। अदरवाइज़ वही कपड़ा इस्तेमाल हो रहा है, वही गंदा कपड़ा इस्तेमाल हो रहा है, वही जो सेक्सुअल डिजीज़ से लोग बाग जो हैं, RTI की डिज़ीज़ जो हैं, STI हैं, उन सब से लोग परेशान थे। तो उन जो परेशानियों से हल जो है यही है। और जब तक इस पर खुल के बात नहीं होगी, परिवार पूरा एक साथ बात नहीं होगा, और जो मेल हैं फैमिली के, जो पुरुष हैं, वो इसको नहीं समझेंगे, क्योंकि उन्हें अपने लिए तो पैसा खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सैनिटरी नैपकिन के लिए पैसा खर्च करने में उन्हें तकलीफ होती है। तो इसके लिए पुरुषों के साथ काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और यही लोग मिलकर काम होगा। तीसरा बड़ा चैलेंज है हमारे पास में साइबर सेफ्टी का। हर एक बच्चा आजकल पॉइंट है, डिजिटल कंटेंट हाथ में आ जाता है, कंटेंट हाथ में है। अब वो बच्चा क्या देख रहा है, वो कौन से लिंक पर क्लिक कर रहा है ना। क्योंकि आजकल सब बच्चे पढ़ाई लिखाई के लिए हर एक चीज़ में, अब गाँव में कोरोना काल में हम सब ने बच्चों को गजेट साथ में दे दिए, लेकिन वो जो थ्रेट है, उस थ्रेट के बारे में कहीं नहीं पढ़ाया जा रहा। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि सभी स्कूलों में साइबर सेफ्टी के ऊपर विशेष काम होना चाहिए, गाँव में खास करके, बिकॉज हमने डिजिटल पेमेंट शुरू किए हैं, हमने डिजिटलाइज किया है सब कुछ। तो ये चीज़ों पर बहुत फोकस करने की ज़रूरत है। बहुत सारी एजेंसीज जो हैं इन दिनों साइबर सेफ्टी के ऊपर काम कर रही है, बच्चों को ट्रेन कर रही है। और दूसरा सबसे बड़ा खतरा जो पोर्न का है, कि कम्युनिटी में लोग क्या देख रहे हैं, बच्चे क्या देख रहे हैं, कहीं बच्चे की तस्वीरों का गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है। तो बच्चा जब तक जागरूक नहीं होगा, बच्चा जब तक समझदार नहीं होगा, तब तक वो इन खतरों की जद में है, दायरे में है। तो इन चीज़ों पर काम करने की इस समय सबसे बड़ी आवश्यकता है। हेमंत जी, बहुत सारी बातें आपने इतने सरल तरीके से समझाई हमारे ऑडियंस को, और आई थिंक ये पॉडकास्ट बड़ा इन्फॉर्मेटिव के साथ साथ एजुकेटिव भी रहेगा, इसका रिस्पॉन्स आएगा। थैंक यू सो मच सर पॉडकास्ट में पधारने के लिए। बहुत धन्यवाद अमित जी की पहली बार किसी ने NGO सेक्टर की इस कार्यप्रणाली के ऊपर इस तरह से समझ के और बात करने की कोशिश करी। हम आभारी हैं वाइडकास्ट के कि उन्होंने हमें ये अवसर दिया। शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू।